नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे बायोलॉजी की। बायोलॉजी में हमने लास्ट क्लास तक हमने ब्लड के बारे में स्टडी करा था, स्पेशली ब्लड ग्रुप को हमने स्टडी करा था लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में, इसको शॉर्ट में आईवीएफ कहते हैं। ये नाम आप लोगों ने होपफुली सुना होगा। इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। ये होता क्या है, फर्स्ट टाइम कब हुआ, इंडिया में कब हुआ, वर्ल्ड वाइड कब इसका यूज करा गया, कब इसका पहली बार प्रयोग करा गया, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, फर्टिलाइज्ड एग होता है। देखो, मैं आप लोगों को पहले इसको ब्रीफ में समझाता हूँ फिर नोट डाउन करवाता हूँ। एक हमारे पास किसी भी पर्सन से एग लिया जाता है, फर्टिलाइज्ड एग लिया जाता है, जिसको एग को क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड एग होता है किसी पर्सन का, उसको जीगोट कहते हैं। जीगोट कहते हैं, GYGOT, जीगोट कहते हैं। अब इसको कल्चर्ड करा जाता है। इसको 2 से 6 दिन तक ग्रोथ मीडियम में इसको कल्चर्ड करा जाता है। क्या करा जाता है? कल्चर्ड करा जाता है 2 से 6 दिन तक ग्रोथ मीडियम में। किसमें करा जाता है? ग्रोथ मीडियम में। इसको बेसिकली जो एग है उसको ऐसा एटमॉस्फियर दिया जाता है जिसमें वो रैपिडली ग्रोथ कर पाए। ठीक है, ग्रोथ मीडियम में उसको बेसिकली कल्चर्ड करा जाता है। और फर्दर क्या किया जाता है, जो ये एग है, जो ये ग्रोथ मीडियम में कल्चर्ड करने के बाद में जो हमें एग मिला है, उस एग को जिस पर्सन से लिया है उसमें या किसी दूसरी औरत के यूटर्न में उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इम्प्लांट कर दिया जाता है, या तो सेम वुमेन में या दूसरी वुमेन के यूटर्न में इसमें इम्प्लांट कर दिया जाता है। यूटर्न में, पैटर्न में क्या कर दिया जाता है? इम्प्लांट कर दिया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इससे जो ग्रोविंग एग है, इससे क्या होता है, इसको जब हम कल्चर्ड करते हैं 2 से 6 दिन तक, तो इससे क्या होता है कि जो उसकी रेट है, ग्रोथ की रेट है, जो उसके सक्सेसफुल प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इससे हमें सक्सेसफुल प्रेगनेंसी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? सक्सेसफुल प्रेगनेंसी प्राप्त होती है। ठीक है, इसी इंटेंशन से ये एग को कल्चर्ड करा जाता है और लेटर ऑन उसको इम्प्लांट करा जाता है। यूटर्न में क्या करा जाता है? इम्प्लांट करा जाता है। तो सबसे पहले ये हम डेफिनेशन लिखते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे। चलो पहले एक बार बात कर लेते हैं फिर लिख लेते हैं, सारा मटेरियल बाद में लिखते हैं। देखिए, अब हम बात करें फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करें, ऐसा कब प्रयोग करा गया था। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी की हम बात करें तो ये थी लुइस ब्राउन। क्या, कौन सी थी, क्या नाम था? लुइस ब्राउन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी। और कब करा ये टेस्ट ट्यूब बेबी करी गई, इन्वेंट करी गई फर्स्ट टाइम? कब इसका यूज करा गया? 1978 में टेस्ट ट्यूब बेबी से उत्पन्न होने वाला बेबी का क्या नाम रखा गया? लुइस ब्राउन रखा गया। और ये एक्सपेरिमेंट किसने करा था? ये एक्सपेरिमेंट करा था रॉबर्ट जी एडवर्ड ने। किसने करा? ये जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है सक्सेसफुली किसने कंडक्ट करी थी? रॉबर्ट जी एडवर्ड ने करी थी। इनको लेटर ऑन 2010 में नोबेल प्राइज दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। कब दिया गया? 2010 में। ठीक है, होपफुली यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें इंडिया की। फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली टेस्ट ट्यूब बेबी का इस्तेमाल कब करा गया और उससे उत्पन्न होने वाले बच्चे का क्या नाम रखा गया? तो इंडिया में सबसे पहले फर्स्ट टाइम इन इंडिया टेस्ट ट्यूब बेबी की हम बात करें तो इंडिया में
डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने करा था। ठीक है, उसका नाम क्या रखा था? दुर्गा उसका नाम रखा था। जो एक्सपेरिमेंट वगैरह करे थे वो करे थे डॉक्टर डॉक्टर सुभाष सुभाष उपाध्याय, सुभाष सुभाष मुखोपाध्याय। ठीक है, मुखोपाध्याय। ठीक है, मुखोपाध्याय जी ने ऐसा टेस्ट ट्यूब बेबी का एक्सपेरिमेंट करा था और इन्होंने सक्सेसफुली दुर्गा नामक एक बच्चे का सक्सेसफुली ये बच्चे का जन्म हुआ था। इसमें जो सारे प्रोसेस वगैरह हुए थे 67 डेज में ये प्रोसेस हुए थे और ये सारे के सारे यूनाइटेड किंगडम में हुए थे। कहां पे हुए थे सारे प्रोसेस? सारे के सारे यूनाइटेड किंगडम में हुए थे। अब देखिए, फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा कुछ हो रहा है जहां छेड़छाड़ हो रही है, जहां पे जो लेडीज है जो इसके लिए बहुत ही रेस्पेक्टफुल चीजें मानी जाती हैं, बच्चे का जन्म वगैरह, इनमें यदि छेड़छाड़ हो रही है तो समाज एक्सेप्ट करना पॉसिबल, समाज इजीली एक्सेप्ट कर ले पॉसिबल नहीं है। लेटर ऑन आप बिलीव नहीं करेंगे, सुभाष मुखोपाध्याय जी ने सुसाइड किया था। क्या करा था? सुसाइड करना पड़ा था। एक तरफ जहां नोबेल प्राइज मिल रहा है रॉबर्ट जी एडवर्ड को लेटर ऑन 2010 में, और वहीं पे हमारे डॉक्टर जो ऐसा टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रयोग कर रहे हैं उनको सुसाइड करना पड़ रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्योरली सारे जो प्रोसेस इंडिया में हुए उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, या तो सेकंड टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर लेते हैं और सेकंड टेस्ट ट्यूब बेबी के सारे प्रोसेस हुए थे वो इंडिया में हुए थे। कहां पे हुए थे? इंडिया में सारे प्रोसेस हुए थे। तो ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया में सारे प्रोसेस किसके हुए थे? हर्षा के हुए थे। जो बच्चा इससे पैदा हुआ उसका नाम रखा गया हर्षा। और ये एक्सपेरिमेंट किसने करा था? ये करा था डॉक्टर इंदिरा आहूजा ने। किसने करा? इंदिरा आहूजा ने ये सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह करे थे। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम देखो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ होता क्या है, उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। फिर मैं ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों को नोट डाउन करवा देता हूं। तो चलिए डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करिए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? लिखिए, द फर्टिलाइज्ड एग, द फर्टिलाइज्ड एग। ये पूछा जा सकता है फर्टिलाइज्ड एग को क्या कहते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फर्टिलाइज्ड एग को क्या कहते हैं। ठीक है, इज कल्चर्ड for 2 to 6 days। हम बाकी सारा पोर्शन हिंदी में ही करने वाले हैं, बस ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आप लोगों को डायरेक्टली याद रहे इसलिए मैं इंग्लिश में नोट डाउन करवा रहा हूं। इसमें इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ठीक है, आगे बाकी सारी चीजें अपन हिंदी में ही डिस्कस करेंगे। एक ये थोड़ा सा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी वाला आप इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिए। इज कल्चर्ड फॉर 2 to 6 days in a growth medium and then implanted in the same or another, उसी औरत में या किसी दूसरी औरत में ये इम्प्लांट करे जाते हैं। एग्स जो ग्रोविंग एग्स हैं उनको इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। यूटर्न with the intention क्या रहेगा? सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो उसके इंटेंशन से ये करा जाता है। सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। ठीक है, तो चलिए आगे बात करें हम। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कब उसका करा गया, कब टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रयोग करा गया, तो वो आप लोग ये तीनों चीजें एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट टाइम लुइस ब्राउन ने करा था 1978 में।
उनका जो जिस वैज्ञानिक ने करा, जिस डॉक्टर वगैरह ने करा, उनका नाम था रॉबर्ट जी एडवर्ड, जिनको लेटर ऑन 2010 में मेडिकल के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। इंडिया में फर्स्ट टाइम टेस्ट ट्यूब बेबी का जो प्रयोग करा था वो डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने करा था, और दुर्गा का जीवन हुआ था। दुर्गा इसका आउटपुट थी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का। ठीक है, लेटर ऑन सुभाष मुखोपाध्याय जी ने सुसाइड कर लिया था। जो सारे प्रोसेस इसके थे वो मोस्ट ऑफ प्रोसेस यूके में हुए थे, यूनाइटेड किंगडम में हुए थे। जो अब सेकेंड टेस्ट ट्यूब बेबी है हर्षा, उसके सारे प्रोसेस इंडिया में हुए थे, और डॉक्टर जो इससे रिलेटेड थी वो थी इंदिरा आहूजा। ठीक है, ये तीनों चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम एक्सक्लूसिवली स्टडी करना स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट कैसे कार्य करते हैं, क्या क्या उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज वगैरह हैं, उनके बारे में हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ये तीनों पॉइंट आप लोग क्या करेंगे, एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कर लिए, अच्छी बात है। नहीं करे तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारी हेडिंग रहेगी हार्ट। क्या हेडिंग रहेगी, हार्ट या हृदय। हेडिंग डालिए। इसके बारे में हम वन बाय वन पॉइंट्स में इसको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, हार्ट या हृदय। ठीक है, इनके बारे में हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मैं कुछ पॉइंट वाइज हम इसको स्टडी करेंगे। मैं आपको पॉइंट्स नोट डाउन करा देता हूं, फिर हम उन्हीं पॉइंट्स को आगे बढ़ाएंगे। कौन कौन से पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बताता चलता हूं साथ के साथ। फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा स्टडी ऑफ हार्ट। क्या को, हृदय की यदि हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट को क्या कहा जाता है, या हार्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है, वो मैं यहाँ पे नोट डाउन करवाऊंगा आप लोगों को। लेकिन सबसे पहले मैं पॉइंट्स आप लोगों को लिखवा देता हूं। लिखिए मेरे साथ के साथ पॉइंट्स लिखते चलिए। स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाती है, किसी बच्चे को पता है तो जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताइए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आएगा। थर्ड पॉइंट की बात करें, हार्ट से जो रिलेटेड पेशी होती है, कौन सी पेशी हार्ट से रिलेटेड होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे हार्ट का एवरेज वेट क्या होता है हमारे हार्ट का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे हमारे हार्ट को सुरक्षित रखने वाली झिल्ली या मेम्ब्रेन कौन सी होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूं जिनको हम आगे स्टडी करने वाले हैं। मेम्ब्रेन की बात करेंगे। ठीक है, मेम्ब्रेन जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लेटर ऑन हम स्टडी करेंगे प्रकोष्ठ या चेम्बर के बारे में। हमारे हार्ट में कितने चेम्बर या प्रकोष्ठ होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो लिखिए प्रकोष्ठ या इसको इंग्लिश में कहते हैं चेम्बर। ठीक है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। लेटर ऑन प्रकोष्ठ या चेंबर के बाद में वॉल वगैरह के बारे में हम स्टडी करेंगे। वॉल को हम इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, कपाट कहते हैं। हमारे शरीर में, हमारे हार्ट में कितने कपाट होते हैं, कितने वॉल होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, इनके बाद में बहुत सारे आगे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार इन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है हार्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है, या स्टडी ऑफ हार्ट क्या होता है, उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये जीके में आ सकता है, इंग्लिश में भी आ सकता है। ठीक है, दोनों जगह आप लोगों से पूछा जा सकता है, वन वर्ड के तौर पे भी ये पूछा जा सकता है। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको स्टार मार्क करके नोट डाउन करिए कि स्टडी ऑफ हार्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, ये बॉडी का, हमारी बॉडी का सबसे व्यस्त अंग होता है, बहुत ही बिजी अंग होता है, बिजी पार्ट होता है। तो लिखिए बॉडी का सबसे व्यस्त अंग होता है, व्यस्त अंग होता है किसका,
हमारे शरीर का सबसे बिजी अंग, हमारे बॉडी का पार्ट कौन सा होता है? हार्ट हमारे सब बॉडी का सबसे वेस्ट पार्ट होता है। कैसे? देखिए इस चीज को भी समझिए। हमारा हार्ट देखो, आंखें हैं, बाकी चीजें हैं, वो हमारी मतलब ऐसा है कि सोने पे रुक जाती है, हमें पलके झपकाते हैं, वो हमारे देखने का देखते हैं या सुनने का जो प्रोसेस है वो हमारे ऐसा होता है कि कुछ हम जब सो रहे होते हैं थोड़ा रिलैक्स मोड में आ जाती है, लेकिन जो हार्ट है वो कंटिन्यू अपना काम कर रहा होता है। यदि वो रुक जाता है तो आदमी डायरेक्टली नीचे नहीं रह पाता, फिर डायरेक्टली ऊपर पहुंच जाता है। तो इसलिए हार्ट का हमेशा चलता रहना बहुत जरूरी है। हमारे जिंदा रहने के लिए हार्ट का चालू रहना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं पेशी की। कौन सी मसल होती है हार्ट से रिलेटेड, कौन सी मसल या पेशी होती है उसके बारे में हम स्टडी करें। तो हार्ट से रिलेटेड जो पेशी होती है उसको बोलते हैं कार्डियक मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल इसको बोलते हैं। लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। कार्डियक मसल हमारे हार्ट से रिलेटेड होती है, और जो सबसे वो हमारे शरीर की जो सबसे ज्यादा बिजी मसल होती है वो कार्डियक मसल ही होती है। बिजिएस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये भी साथ के साथ नोट डाउन करिए। आगे हम बात करते हैं, और जो सबसे सक्रिय या एक्टिव हमारी मसल होती है वो आंख की मसल होती है, जिसको आइरिस मसल बोलते हैं। ये चीज भी यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख लीजिए, आगे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि बिजिएस्ट हमारी मसल कौन सी है और एक्टिव मसल कौन सी है, दोनों में कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पे साथ में ही लिखवा देता हूँ। हमने बात कर ली है बिजिएस्ट मसल कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी की, कार्डियक मसल होती है। और हम बात करें सबसे सक्रिय पेशी या एक्टिव मसल की बात करें तो वो होती है सबसे सक्रिय पेशी हमारी आंख की मसल होती है, आइरिस बोलते हैं जिसे। लिखिए, सबसे सक्रिय या एक्टिव मसल कौन सी होती है, इसको नोट डाउन करिए, आइरिस मसल। और किससे रिलेटेड है ये मसल? ये आंख से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे हार्ट का वेट कितना होता है, एवरेज वेट कितना होता है। तो एवरेज वेट लगभग 250 से 300 ग्राम के लगभग होता है। कितना एवरेज वेट होता है? हमारे हार्ट का एवरेज वेट लगभग 250 ग्राम से 300 ग्राम तक के बीच में होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कौन सी मेम्ब्रेन या झिल्ली हार्ट से रिलेटेड है। मेम्ब्रेन की बात करें जो हार्ट से रिलेटेड है, पेरिकार्डियन या हृदयावरण बोलते हैं। तो लिखिए, कौन सी झिल्ली होती है हमारे हार्ट से रिलेटेड? पेरिकार्डियन या इसको हिंदी में क्या कहेंगे? हृदयावरण। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। देखो, पेरिकार्डियन जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, उसमें कौन सा फ्लूइड पाया जाता है? इसमें बेसिकली इस झिल्ली में फ्लूइड पाया जाता है, और कौन सा फ्लूइड पाया जाता है ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। पेरिकार्डियन झिल्ली में बेसिकली पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। कौन सा फ्लूइड पाया जाता है ये नोट डाउन करिए, पेरिकार्डियल फ्लूइड या लिक्विड इसमें पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? पेरिकार्डियन फ्लूइड का काम क्या होता है? इस झिल्ली का काम क्या होता है? ये हमारे शरीर को, हमारे हार्ट को जो बाहरी आक्रमण होते हैं उनसे रक्षा करती है। इसका कार्य क्या है? हृदय को हार्ट की बाहरी आक्रमणों से रक्षा। इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूं मैं, रक्षा करता है। जो इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है उसका काम क्या है? इस झिल्ली को
झिल्ली या हमारे हार्ट के चारों तरफ ये पेरिकार्डियम झिल्ली होती है, एन है लास्ट में, पेरिकार्डियन, ठीक है, एन है ये, ठीक है। और इस झिल्ली में एक फ्लूइड पाया जाता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, और उसका काम क्या होता है, हमारे हार्ट को सेफ गार्ड करना, बाहरी जो अटैक्स वगैरह होते हैं उनसे सेव करना इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का कार्य होता है। आगे हम बात करें प्रकोष्ठ या चेंबर्स की बात करें, हमारे हार्ट में कितने चेंबर्स वगैरह होते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक होपफुली मेरे साथ के साथ आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए आगे हम चर्चा करें कि कितने प्रकोष्ठ या चेंबर हमारे बॉडी में होते हैं, तो उनकी बात करें तो सबसे पहले होता है आलिंद, जिसको एट्रियम बोलते हैं। क्या? आलिंद। मोटे मोटे तौर पे हमारे दो चेंबर पाए जाते हैं, उनके फर्दर लेफ्ट और राइट में वो डिवाइडेड होते हैं। एक होता है आलिंद और दूसरा होता है जो चेंबर या प्रकोष्ठ होता है हमारे हार्ट के लिए, वो होता है नील्य। आलिंद और नील्य। आलिंद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एट्रियम बोलते हैं। और नील्य को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। अब आगे इसको आलिंद दो टाइप के हो सकते हैं, दो हमारे कोस्ट होते हैं, चेंबर होते हैं। आलिंद के दो चेंबर होते हैं और नील्य के दो चेंबर हो सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल के दो दो चेंबर्स होते हैं। उनको हम आगे नोट डाउन कर देते हैं। आलिंद और नील्य या एट्रियम और वेंट्रिकल के फर्दर दो दो चेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम हो सकता है, बायां आलिंद और दायां आलिंद हो सकता है। और इसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां पे वेंट्रिकल की स्पेलिंग को मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं। वेंट्रिकल की स्पेलिंग को थोड़ा ठीक कर देता हूं। इसमें क्या है? VENTRICLE होता है, ठीक है। वेंट्रिकल या नील्य भी दो प्रकार के होते हैं, लेफ्ट और राइट, या इसको हिंदी में ये कह सकते हैं दायां आलिंद, दायां नील्य और बायां नील्य, ठीक है। इसको हमारे प्रकोष्ठ, अब देखिए दोबारा से मैं बताता हूं, प्रकोष्ठ हमारे शरीर में, प्रकोष्ठ या चेंबर दो तरीके के होते हैं, आलिंद और नील्य। जो दो आलिंद भी दो प्रकार के होते हैं और नील्य भी दो प्रकार के होते हैं, जिसको एट्रियम और वेंट्रिकल बोलते हैं। आलिंद फर्दर लेफ्ट आलिंद और राइट आलिंद हो सकता है, या लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम हो सकता है। और इसी तरीके से नील्य भी दो तरीके का होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं कपाट या वॉल्व के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम नीचे लिख लेते हैं, जिससे हमारे पास स्पेस अच्छा खासा रह जाएगा, ठीक है। यहां से मैं इरेज करता हूं, इसको इरेज करके हम नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा, जिससे हमारे पास चेंबर और प्रकोष्ठ हमारे मिक्स ना हो, थोड़ा हमें ज्यादा स्पेस मिल जाए, ठीक है। तो यहां पे लिखिए कपाट या वॉल, ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इनके टास्क होते हैं, उनके बारे में वन बाय वन हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। कपाट या वॉल की बात हम यहाँ पे करेंगे। अब हम कपाट या वॉल के बारे में डिटेल में डिस्कस करें, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वॉल या कपाट का रियल में काम क्या होता है, टास्क क्या होता है, ये क्या क्यों हमारे बॉडी में होते हैं, हार्ट में क्यों लगे हुए होते हैं, इनका बेसिक कार्य क्या है। तो कपाट का बेसिक कार्य, वॉल का बेसिक कार्य होता है भाई साहब, जो ब्लड का फ्लो है उसको जिस हिसाब से होना चाहिए उसको मेंटेन करने का काम है। वॉल का काम क्या है? पर्टिकुलर जो ब्लड का फ्लो है उसको मेंटेन करना, उसके राइट फ्लो को मेंटेन करना हमारे शरीर में वॉल का काम है, ठीक है। जैसे शुद्ध ब्लड है, वो प्योर ब्लड है, वो कहां जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, कहां तक जाएगा, ये डिसाइड करता है वॉल। और जो हमारा अशुद्ध ब्लड है, जो प्योर ब्लड नहीं है, वो कैसे उसको वापस आएगा, उसको सारी चीजों को डिसाइड करते हैं वॉल,
ठीक है, तो लिखिए, इसके बारे में नोट डाउन कर लीजिए। वॉल का कार्य क्या होता है, कपाट का काम क्या होता है, उसको यहाँ पे नोट डाउन करिए। ब्लड के रक्त के विपरीत फ्लो को, विपरीत प्रवाह को, विपरीत प्रवाह को रोकना इसका कार्य होता है। क्या कार्य होता है? ब्लड के अपोजिट या गलत फ्लो को रोकना इसका कार्य होता है। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को यहां से एक चीज बता देता हूं। वॉल बेसिकली हमारी बॉडी में 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के वॉल होते हैं हमारी बॉडी में? 4 प्रकार के वॉल होते हैं, और चारों का क्या क्या काम होता है वो 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, मैं आप लोगों को चारों टाइप के वाल्व कौन कौन से होंगे उनके बारे में बता देता हूं। यहाँ पे फर्स्ट हमारा होता है बाइकैप्सिड। क्या होता है? बाइकैप्सिड होता है। और सेकंड हमारा होता है ट्राइकैप्सिड। कौन सा होता है? ट्राइकैप्सिड। थर्ड हमारा होता है पल्मोनरी, और फोर्थ होता है एरियोटिक। ठीक है, कौन सा होता है? एरियोटिक। तो इनको मैं चारों को 1 बाय 1 यहां पे आप लोगों के लिए नोट डाउन कर देता हूं, लिखिए। फिर हम देखते हैं ये कहां पे सिचुएटेड होते हैं और क्या इनके कार्य होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास बाइकैप्सिड। कौन सा है? बाइकैप्सिड। ठीक है। सेकंड हम बात करें तो टेरिकैप्सिड होता है। थर्ड वॉल्व होता है, वो होता है पल्मोनरी। और फोर्थ जो हमारे वॉल्व होता है हमारे हार्ट में, वो होता है एरियोटिक। कौन सा होता है? एरियोटिक होता है। अब हम इनकी बात करें, ये सिचुएटेड कहां पे होते हैं, कहां पे इनकी जगह होती है, जहां पे ये पर्टिकुलर प्लेस पे पाए जाते हैं, उनकी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो लिखिए, बाइकैप्सिड की मैं बात करूं तो ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। क्या कह सकते हैं? लिखिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी में लिखना तो हिंदी में भी लिख लीजिए, मैं बोल के लिखवा दूंगा। जो बाइकैप्सिड है वो कहां पाया जाता है? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है। किसके बीच पाया जाता है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। होपफुली ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं टेरिकैप्सिड या ट्राइकैप्सिड की बात करें तो ये किसमें पाया जाता है? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, बीच पाया जाता है। ठीक है, कहां पाया जाता है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। ठीक है, और बाइकैप्सिड की बात करें तो ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पल्मोनरी की। ठीक है, फुसफुसिए जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? लिख लीजिए, ये चीज भी लिख लीजिए, कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। फुसफुसिए, ठीक है। देखिए, पल्मोनरी के बारे में लिखें तो ये कहां पे पाया जाता है? सबसे बड़ी बात तो ये हमें पता होना चाहिए, पल्मोनरी आर्टरी के स्टार्टिंग पॉइंट पे पाया जाता है। कहां पाया जाता है? लिखिए, पल्मोनरी आर्टरी के पल्मोनरी आर्टरी के स्टार्टिंग पॉइंट पर पाया जाता है। कहां? शुरुआती बिंदु पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर
स्टार्टिंग पॉइंट पर पाया जाता है या होता है। ठीक है, आगे हम बात करें एरियोटिक या इसको महाधमनी कपाट बोलते हैं। फुसफुसी कपाट किसको बोलते हैं? पल्मोनरी वॉल को बोलते हैं। एरियोटिक किसको बोलते हैं? एरियोटिक बोलते हैं महाधमनी, जिसको हिंदी में एरियोटिक को हिंदी में क्या कहते हैं? महाधमनी कपाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिखिए, ये एरियोटिक को बोलते हैं महाधमनी कपाट बोलते हैं। ठीक है, एरियोटिक की बात करें तो ये कहां पे पाया जाता है? तो ये महाधमनी के उद्गम स्थल पर पाया जाता है। पल्मोनरी जो है फुसफुसी है वो पल्मोनरी आर्टरी के स्टार्टिंग पॉइंट पे पाया जाता है, और एरियोटिक या महाधमनी कपाट है महाधमनी के एंड पॉइंट पे उद्गम स्थल पर पाया जाता है। कहां पे? स्टार्टिंग पॉइंट पर पाया जाता है महाधमनी के उद्गम या शुरुआती पॉइंट पर या उद्गम स्थल पर पाया जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट पर पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में कुछ चीजें और भी देख लेते हैं। हमने वॉल्व या कपाट के बारे में अभी स्टडी करा है डिटेल में। अब हम इसी पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और कुछ चीजें और इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड की बात करें, टेरिकैप्सिड या बाइकैप्सिड की बात करें, जब ये दोनों वॉल्व बंद होते हैं तो किसकी आवाज आती है? लब की आवाज आती है। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। जब बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड या टेरिकैप्सिड बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, तो इनसे कैसी आवाज आता है, कैसा साउंड आता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लब की आवाज आती है। जबकि हम बात करें पल्मोनरी और एरियोटिक की, हम बात करें फुसफुसीय और महाधमनी कपाट की यदि हम चर्चा करें, तो जब ये बंद होते हैं, ये वॉल्व बंद होते हैं, तो यहाँ पे डब की आवाज आती है और ये अर्धचंद्राकार कपाट होता है। जो पल्मोनरी या फुसफुसीय कपाट है वो अर्धचंद्राकार होता है। तो एक चीज तो ये नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले तो ये लिखिए कि जो ये हमारी पल्मोनरी, ये चलो बाद में लिख लेते हैं, पहले ये लिख लीजिए क्या है? जब ये दोनों बंद होते हैं, ये दोनों वॉल्व बंद होते हैं, तो लब की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? लब की आवाज आती है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं जैसे पल्मोनरी या फुसफुसीय वॉल्व या एरियोटिक या महाधमनी कपाट की बात करें, जब ये बंद होता है तो किसकी आवाज आती है? जब, लिखिए, जब ये दोनों बंद होते हैं, जब ये दोनों वॉल्व या कपाट बंद होते हैं तो डब की आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? डब की आवाज आती है। ये चीज एग्जाम में पूछी जाती है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको आप हंसी में ना लें, इसको मजाक में ना लें, ये पूछा जाता है। आपको लगता होगा कि आवाज के बारे में ऐसे फालतू क्वेश्चन कौन पूछने बैठता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मैं एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पल्मोनरी या फुसफुसीय कपाट के बारे में मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं कि ये कैसे शेप का होता है। ये अर्धचंद्राकार, जो पल्मोनरी या फुसफुसीय कपाट होता है वो अर्धचंद्राकार कपाट होता है। कैसा होता है? अर्धचंद्राकार कपाट होता है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए।
तो अब हमने अभी तक किसकी बात करी, प्रकोष्ठ और कपाट वगैरह की हमने बात करी। अब कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, वन लीनियर पॉइंट्स हैं, जिनको हम इसी चार्ट में आगे बढ़ते हुए नोट डाउन करेंगे। तो ये सारी चीज आप जो कपाट है, वॉल्व है, इसके बारे में नोट डाउन कर लीजिए। वॉल्व हमारा ब्लड के ऑपोजिट फ्लो को रोकने का कार्य करता है। 4 तरीके के वॉल्व हो सकते हैं, बाइकेप्सिड, ट्राइकेप्सिड, पल्मोनरी और एरियोटिक। इनके बारे में हमने डिटेल में जाना कि कौन से पॉइंट पे पाए जाते हैं और इनके बंद होने से कैसी आवाज आती है। ये सारी चीजें हमने जानी। अब कुछ वन लीनियर पॉइंट्स और डिस्कस करना हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी चार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसी में पॉइंट वाइज हम नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, तो लिखिए सबसे। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा वो देखिए। फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि विश्व में हार्ट का सबसे पहले सफल प्रत्यारोपण किसने करा था, ट्रांसप्लांट किसने करा था हार्ट का, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसका नाम हम जानने का प्रयास करेंगे। तो लिखिए विश्व में हार्ट का प्रथम सफल प्रत्यारोपण किसने करा था और कब करा था, ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसके बाद में देखो मैं पॉइंट्स बता देता हूं, फिर हम इनको डिस्कस करते हैं। आप लोगों को यदि किसी भी बच्चे को इनके बारे में जानकारी है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए कि ऐसा कब हुआ, वर्ल्ड में सबसे पहले हार्ट का सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कब हुआ और भारत में कब हुआ, कौन से ईयर में हुआ, कौन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल था। ठीक है, इसके बाद में हम ये समझेंगे कि जार्विक 7 क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। जार्विक 7 क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद में हम डिटेल में ये जानेंगे कि वर्ल्ड हार्ट डे कब सेलिब्रेट करा जाता है। वर्ल्ड हार्ट डे किस डेट को सेलिब्रेट करा जाता है। इसके बाद में हम हार्ट रेट के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे, हार्ट रेट के बारे में, या जिसको हम धड़कन कहते हैं, धड़कन के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धड़कन या हार्ट बीट के बारे में स्टडी करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए इन पॉइंट्स को हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। विश्व में हार्ट का सबसे पहले सफल प्रत्यारोपण या सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट किसने करा था और कब करा था, ये करा था 1967 में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्डे ने करा था। किसने करा था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्डे ने सबसे पहले हार्ट का सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट करा था। अब हम यही देखो, ये मैं एक चीज और बता देता हूं क्रिश्चियन बर्नार्डे के बारे में। ये साउथ अफ्रीका के थे। कहां के थे, साउथ अफ्रीका के थे। बात करें भारत की तो भारत में ये सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हुआ था 1994 में और करा किसने था, डॉक्टर वेणुगोपाल ने इसका सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट करा था। हार्ट का सबसे पहले हमारे देश में जो सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट करा था डॉक्टर वेणुगोपाल ने करा था। चलिए अब हम बात करते हैं जार्विक 7 क्या है। जार्विक 7 एक आर्टिफिशियल हृदय है, हार्ट है, कृत्रिम हृदय है। ये पूछा, इसके बारे में भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कृत्रिम हृदय का नाम क्या है, तो इसको स्टार मार्क करके नोट डाउन करिए। जार्विक 7 बोलते हैं। वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करा जाता है हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करा जाता है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे हार्ट बीट के बारे में या धड़कन के बारे में बात करते हैं। तो देखो धड़कन 2 चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल से मिलकर एक धड़कन का निर्माण होता है। अब सिस्टोल और डायस्टोल क्या होते हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे, लेकिन एक बार नोट डाउन करिए इसको।
यहां तक होपफुली ऊपर वाला आपको ने पोर्शन नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं हार्ट बीट की। हार्ट बीट या धड़कन की हम बात करें, हार्ट बीट या धड़कन की बात करें तो ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक धड़कन हमारी वन सिस्टोल और वन डायस्टोल से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? वन सिस्टोल और वन डायस्टोल से मिलकर एक हमारी हार्ट बीट बनी हुई होती है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है, इनके बारे में हम जानने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। सिस्टोल होता है हार्ट का एक बार सिकुड़ना। क्या होता है? हार्ट का या हृदय का सिकुड़ना। उसको एक बार सिकुड़ने को क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं। हार्ट का सिकुड़ना क्या होता है? सिस्टोल होता है। बात करें डायस्टोल की, डायस्टोल होता है हार्ट का खुलना, ओपन होना। क्या होता है? हार्ट का सिकुड़ना सिस्टोल होता है, हार्ट का खुलना क्या होता है? डायस्टोल होता है। और इन दोनों से मिलकर क्या बनती है? हमारी एक हार्ट बीट या एक धड़कन बनती है। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एसए नोड क्या होता है। ठीक है, हम हार्ट की ही बात करें, हृदय की ही यहाँ पे चर्चा करेंगे एक्सक्लूसिवली, और कोई पॉइंट अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम हार्ट रेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने सबसे पहले जाना हार्ट रेट होती क्या है, हार्ट बीट क्या होती है, उसके बारे में हमने जाना। हार्ट बीट एक सिस्टोल और एक डायस्टोल से मिलकर बनी हुई होती है। सिस्टोल हार्ट का सिकुड़ना, डायस्टोल हार्ट का खुलना होता है। अब हम बात करते हैं एसए नोड की। एसए नोड होता क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो समझिए, हाँ, एस ए नोड क्या होता है। यहाँ पे एस ए नोड होता है हार्ट ऑफ हार्ट होता है। इसका उपनाम क्या है? हार्ट ऑफ हार्ट कहा जाता है। और कहां पे पाया जाता है? दाएं आलिंद में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? राइट एट्रियम में ये पाया जाता है। ऐसे नोड, इसका उपनाम क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखते हैं उपनाम क्या होता है। इसका उपनाम होता है हार्ट ऑफ दी हार्ट। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, ये पॉइंट काफी बार पूछा जाता है कि हार्ट ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है। ये चीज पूछी जाती है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। और कहां पे स्थित होता है ये चीज भी यहां पे लिख लीजिए, नोट डाउन करिए। ये बेसिकली दायां आलिंद में स्थित होता है। कहां पे होता है? कहां पे ये होता है? एस ए नोड दायां आलिंद में, या कह सकते हैं राइट एट्रियम में ये स्थित होता है। अब हम बात करते हैं हार्ट रेट की। किसकी बात करते हैं, किसकी चर्चा करेंगे? हार्ट रेट के बारे में। नॉर्मल पर्सन की हार्ट रेट क्या होती है, बच्चे की क्या होती है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, उस सब के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। हार्ट रेट या दर क्या होती है, इसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। हार्ट रेट के बारे में। हार्ट रेट की बात करें तो देखिए, एक जो हेल्थी पर्सन होता है उसकी हार्ट रेट होती है 52 धड़कन पर मिनट होती है, सॉरी 72 धड़कन पर मिनट होती है। ठीक है, तो अब एक चीज यहां पे ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि एक धड़कन को धड़कने में कितना टाइम लगता है। एक धड़कन को धड़कने में करीबन 0.83 सेकेंड्स लगते हैं। कितने लगते हैं? 0.83 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंट पर्सन्स की, डिफरेंट एज की। तो उस एज में हार्ट रेट क्या क्या होती है। तो देखिए, कोई नया बच्चा जन्मा है, न्यू बोर्न बेबी है, ठीक है, न्यू बोर्न बेबी है, उसकी हार्ट रेट काफी ज्यादा होगी। कितनी होगी? लगभग 160 धड़कन पर मिनट होगी। इसी तरीके से हम बात करें
बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी हार्ट रेट कितनी होगी, 90 धड़कन पर मिनट होगी। इसी तरीके से हम बात करें एक स्वस्थ और हेल्थी और यंग पर्सन की बात करें तो उसकी करीबन करीबन 72 धड़कन पर मिनट होगी। और जैसे जैसे वो एज्ड होता चला जाएगा, बूढ़े आदमी की धड़कन थोड़ी कम हो जाती है और कितनी होती है, लगभग 65 धड़कन पर मिनट के करीबन हो जाती है। अब हम बात करें धड़कन सबसे ज्यादा किसकी होती है, किसका हार्ट सबसे ज्यादा रेट से धड़कता है, कौन सा ऐसा जीव है। तो मैक्सिमम की बात करें तो छछूंदर की धड़कन सबसे तेज होती है और कितनी होती है, करीबन 600 धड़कन पर मिनट होती है। कितनी होती है, 600 धड़कन पर मिनट होती है। और सबसे कम की बात करें, लीस्ट नंबर ऑफ हार्ट रेट की बात करें, जो हार्ट उसका धड़कता है तो उसकी बात करें तो वो होती है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल में जो धड़कन होती है लगभग 25 या 25 से कम होती है, तो ये मिनिमम है। मैक्सिमम किसकी होगी, छछूंदर की होगी, करीबन 600 धड़कन पर मिनट होती है। जो कम, सबसे कम किसकी है, ब्लू व्हेल की होती है, करीबन 25 से भी कम होती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। एक चीज और हार्ट रेट से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। यदि हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, हार्ट रेट बढ़ती है, दूसरा केस क्या होता है, नॉर्मल पर्सन की हार्ट रेट यदि डाउन चली जाती है तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं। ठीक है, देखो हार्ट रेट यदि बढ़ी है तो उसको टेकीकार्डिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेकीकार्डिया बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हार्ट रेट वाला ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लिखिए, यदि हार्ट रेट इंक्रीज होती है तो उसको टेकीकार्डिया, यदि हार्ट रेट कम होती है, डिक्रीज होती है, तो उसको ब्राकीकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको डबल स्टार मार्क करके नोट डाउन करिएगा। अब हम आगे बात करेंगे हमारे इस हार्ट को कंट्रोल कौन करता है उसके बारे में। हम यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स, अब वापस हम हार्ट पे आते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हम हार्ट रेट के बारे में स्टडी कर रहे थे। अब हम वापस हमारे पॉइंट पे आते हैं, कोर पॉइंट हमारा हार्ट चल रहा है, उसी पे वापस आते हैं। हार्ट बीट को छोड़कर किस पे आते हैं, हमारे कोर पॉइंट हार्ट पे आते हैं। हार्ट की बात करें तो इसको नियंत्रण कौन करता है, हार्ट रेट को, या हार्ट रेट के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। हार्ट रेट को कंट्रोल कौन करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल की बात करें तो हार्ट रेट को कंट्रोल करता है कार्डियन पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, वो हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। ये चीज यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। इसका नियंत्रण कौन करता है, हार्ट बीट का नियंत्रण या कंट्रोल कौन करता है, हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, वो है कार्डियन पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, वो इसको कंट्रोल करता है। अब कार्डियन पार्ट क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे जब हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में। उस टाइम में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स वगैरह होते हैं, उनको हम डिटेल में वहां पे समझेंगे। अब मैं हार्ट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट आप लोगों को बता देता हूं। हार्ट से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा, और पॉइंट क्या रहेगा देखिएगा, देखिए इससे जो रिलेटेड हमारा आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, हार्ट से रिलेटेड संबंधित उपकरण या इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। हार्ट से रिलेटेड या इससे संबंधित हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वो होता है पेसमेकर। क्या होता है, पेसमेकर किससे रिलेटेड होता है, हार्ट बीट से या हमारे हृदय से संबंधित होता है। और ये किसको शुरू करने के लिए काम में लेते हैं, हमारे बॉडी में हार्ट बीट को स्टार्ट करने के लिए
पेस मेकर का यूज करा जाता है। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जब किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, जब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो सबसे पहले किसका, यदि उसको सांस वगैरह हार्ट बीट वगैरह नहीं चल रही है, तो पेस मेकर का इस्तेमाल करा जाता है उसकी हार्ट बीट को स्टार्ट करने के लिए। तो हार्ट बीट को शुरू करने वाला ये एक इंस्ट्रूमेंट या उपकरण है। ठीक है, पेसमेकर क्या होता है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। आगे हम बात करेंगे, देखिए आगे हम बात करते हैं, कुछ कुछ और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके बारे में 2-3 इंस्ट्रूमेंट और हैं, उनके बारे में भी मैं बता देता हूं। एक हमारा पेस मेकर हो गया, दूसरा हमारा स्टेटोस्कोप हो सकता है। कौन सा हो सकता है? स्टेटोस्कोप। आप लोगों ने देखा होगा स्टेटोस्कोप, मोस्ट ऑफ आप डॉक्टर देखते हैं, कहीं पे भी डॉक्टर देखेंगे उसके गले में जो एक वो लटका हुआ रहता है ना, ईयरफोन टाइप का, उसी को हम बोलते हैं स्टेटोस्कोप। ठीक है, इसका क्या कार्य होता है? डॉक्टर हार्ट बीट को सुनने के लिए डॉक्टर यूज इन ईयर टू लिशन हार्ट बीट। हार्ट बीट को सुनने के लिए स्टेटोस्कोप को यूज करा जाता है। इससे स्टेटोस्कोप से क्या काउंट होता है? स्टेटोस्कोप हमारे पास बेसिकली डॉक्टर क्यों यूज करते हैं? काउंट दी हार्ट बीट। डॉक्टर इसको हार्ट बीट काउंट करने में काम में लेता है, या हार्ट बीट को चेक करने में इसको स्टेटोस्कोप को काम में लेता है। ठीक है, या दूसरा ऐसे लिख सकते हैं, स्टेटोस्कोप को कैसे काम में लेता है? मानव शरीर के, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? मानव शरीर के आंतरिक अंगों की ध्वनि को सुनने के लिए, ध्वनि को सुनना, इससे क्या करा जाता है? स्टेटोस्कोप से जो ह्यूमन बॉडी के आंतरिक इंटरनल पार्ट्स हैं उनकी ध्वनि को सुनने के लिए स्टेटोस्कोप को काम में लिया जाता है। थर्ड जो हमारा हार्ट से रिलेटेड एक उपकरण होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, वो होता है ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? ये एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके बारे में भी स्टडी कर लेते हैं, इसका बेसिकली कार्य क्या होता है। आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा या इन लाइफ में भी देखा होगा, जब आप किसी को एडमिट हुए बंदे को देखते हैं तो उसके पास में एक स्क्रीन सी चलती रहती है जिसपे ऐसी सी लाइनें आती हैं, कोई ऊपर जाती है कोई नीचे आती है, ऐसी सी लाइनें चलती रहती हैं। ये यदि लाइंस फ्लैट ऐसी आ जाए, ये ऊपर नीचे ना हो, जिगजैग ना होकर ऐसी फ्लैट आ जाती हैं, तो बंदा मर जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जब ऐसी एक फ्लैट लाइनें ऐसी सी चल रही थी, चलते 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 ऐसे स्ट्रेट हो गई, स्ट्रेट होने के बाद में डॉक्टर का मुंह उतर जाता है और भाग आके कहता है कि हम पेशेंट को बचा नहीं पाए, आपने लाने में देरी कर दी और हम पेशेंट को बचा नहीं पाए। ये पैड डायलॉग आप मूवीज में बहुत सी बार सुना होगा, तो आप लोगों को ईसीजी याद रह जाएगी। ईसीजी क्या होती है? ठीक है, अब जो ये डायग्राम बनता है, ये ऐसा जिगजैग डायग्राम बनता है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, और जो ये डायग्राम बनता है इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। अब इसका क्या यूज होता है वो भी मैं आप लोगों को यहां नोट डाउन करवा देता हूं। टू ड्रॉ, ईसीजी का क्या यूज होता है? टू ड्रॉ हार्ट बीट और आइडेंटिफाई दी हार्ट बीट को आइडेंटिफाई करने के लिए, या उसको
ड्रॉ करने के लिए ईसीजी का यूज करा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बेसिकली सीखा किसके बारे में, आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हमने सीखा। मैं थोड़ा सा छोटा करके, स्क्रीन की साइज छोटी करके एक बार आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, हमने सबसे पहले आज की क्लास में स्टडी करा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में स्टडी करा। उसके बाद में हमने डिटेल में जाना कि हृदय के बारे में जाना कि स्टडी ऑफ हार्ट को क्या कहते हैं, कौन सी पेशी होती है, एवरेज वेट क्या होता है, मेम्ब्रेन कौन सी होती है, चेंबर कौन कौन से होते हैं, वॉल्व कौन कौन से होते हैं। और उसके बाद में हमने जाना कि विश्व में हार्ट का सबसे पहले सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किसने करा, इंडिया में किसने करा, जार्विक 7 क्या होता है, वर्ल्ड हार्ट डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, हार्ट बीट क्या होती है, कौन कौन से उससे रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो हमने डिस्कस करे। और इसको कंट्रोल कौन सा पार्ट करता है हमारा बॉडी का, वो हमने देखा। इसके बाद में हमने देखा कि हार्ट से रिलेटेड हमारे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके बारे में स्टडी करा, जैसे पेसमेकर, स्टेटोस्कोप और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में डिटेल में हमने स्टडी करा। तो इसी के साथ ये हमारा हार्ट का टॉपिक फिनिश होता है। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम ब्लड वेसल्स के बारे में, रक्त वाहिकाओं के बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम ब्लड प्रेशर के बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स के साथ में। ठीक है।